इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 17। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं एलारिक हॉस्पिटल जाता है अपने एक सीटी स्कैन के लिए, और वहीं उसके साथ में एलिना और फिल भी होती है। एलारिक अंदर चला जाता है, वहीं एलिना फिल से बात करने लगती है और उससे कहती है कि आखिर तुम एलारिक की हेल्प क्यों करना चाहती हो। जिस पर फिल कहती है कि मैं जानती हूँ कि गिलबर्ट रिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है, और उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि जब भी कोई गिलबर्ट फैमिली का पर्सन इस रिंग को पहनता है या फिर कोई और भी इसे पहनता है तो कुछ समय बाद ये रिंग उसके अंदर एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जनरेट कर देती है, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और वो पर्सन एक मर्डरर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलारिक मशीन के अंदर होता है, और वहीं उस मिरर में वो अपना फेस देखता है जो कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा होता है, जो एक्सप्रेशन एलारिक नहीं कर रहा था। वहीं एलारिक की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है और वो वहाँ से बाहर आता है और एलिना से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिना भी कहती है हाँ, रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं है। तब तक वहाँ डेमन आ जाता है और डेमन को देखकर एलिना उससे मुंह फेर लेती है और उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एलारिक वहाँ से चेकआउट करने के लिए निकल जाता है और एलिना भी जाने लगती है। तभी एलिना के पीछे डेमन जाता है और डेमन से एलिना काफ़ी गुस्से में कहती है कि तुम स्टेफन को एक इनोसेंट गर्ल के ऊपर फीड करते हुए देख रहे थे और तुमने उसे कुछ भी नहीं किया, ये जानते हुए भी कि स्टेफन को एडिक्शन हो जाती है और वो फिर अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता और रिपर बन जाता है। जिस पर डेमन हंसते हुए कहता है कि मैं उसको देख नहीं रहा था, बल्कि मैंने ही उसको फीड करवाया था और मैं उसे उसकी ब्लड लस्ट पर कंट्रोल सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बहुत लंबे समय तक ब्लड ना पीने के बाद जब वो एकदम से ब्लड को टच भी करता है तो उसके बाद में वो अपना कंट्रोल खो करके एक रिपर बन जाता है, और उसी कंट्रोल को मैं उसे सीखना सिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिना उससे कहती है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वहीं वो कहती है कि मैं भी यही करना चाहती थी जब मैं स्टेफन को अपना ब्लड रोज़ रोज़ पीने देती थी, जिससे वो खुद पर कंट्रोल करना सीख सके। जिस पर डेमन कहता है कि वो तुम्हारे प्यार भरे दिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ये सुनकर एलिना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन बानी के घर पहुँचती है और वहाँ एक बैग लेकर जाती है और उसमें होते हैं बहुत सारे ब्लड बैग। कैरोलाइन कहती है कि वो ये सप्लाई ले आई है एबी के लिए। वहीं हम देखते हैं कि एबी गार्डन में खड़ी होती है और अकेले होती है। वहीं बानी काफ़ी ज़्यादा निराश होती है और वो कैरोलाइन से कहती है कि उसने किसी से भी बात नहीं की और वो कुछ बोल नहीं रही। कैरोलाइन जाके एबी से मिलती है और वो बताती है कि अब वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही है, उसे किसी भी चीज़ का सेंस नहीं मिल रहा है। ये बात सुनकर कैरोलाइन बानी से पूछती है कि एबी कहना क्या चाह रही है, जिस पर कैरोलाइन बताती है कि हम विचेस अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, इस वजह से हम नेचर को फील कर सकते हैं। और यही बात प्रूव करने के लिए बानी सामने एक मुरझाए हुए फूल के ऊपर अपना स्पेल करती है और वो फूल वापस से खिल जाता है। ये देखकर कैरोलाइन समझ जाती है कि विचेस में काफ़ी ज़्यादा पावर्स है और एबी उनमें से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वहीं सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है मिस्टिक फॉल्स में एक ब्रिज बनाया जा रहा है, और वहीं पर वर्कर्स को अप्रिशिएट कर रही थी मिस लॉकवुड। वहीं पर पहुंच जाते हैं फिल, डेमन और एलारिक। वहीं देखते हैं जहां पर रेबेका लॉकवुड से बात करने की और वहाँ काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश करती है, और ये देखकर डेमन को डाउट होता है और वो कहता है आखिर रेबेका कुछ जानना चाहती है और मुझे पता करना होगा कि रेबेका किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है। वहीं एलारिक से आकर के मिस लॉकवुड कहती हैं कि मैंने तुम्हें एक पुराना बोर्ड लाने को बोला था मिस्टिक फॉल्स का, क्या तुम वो लाए? जिस पर एलारिक कहता है मैं शायद से भूल गया, मैं बाद में ले आऊँगा। जिस पर लॉकवुड कहती है कि ठीक है, इनॉग्रेशन के टाइम पर तुम उसे ले आना और तब हम उसे लगा दें। वो वहाँ से चला जाता है और तभी दूसरी तरफ कॉर्नर में डेमन को दिखती है सेज खड़ी। सेज को देखते ही डेमन उसके पास पहुंचता है और सेज उससे कहती है कि तुम मेरे हॉटेस्ट स्टूडेंट हो, और डेमन कहता है तुम मेरी हॉटेस्ट टीचर हो। वहीं तब तक रेबेका आ जाती है और रेबेका आकर के हाय बोलती है सेज को। सेज भी हेलो बोलती है और कहती है कि मैं बस यहाँ से निकल ही रही थी, फिर मुझे पता चला कि फिन यहाँ आया हुआ है। वहीं पर यह बात सुनकर रेबेका उससे कहती है कि फिन यहाँ से बिना बताए जा चुका है और उसे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं हो, तुम्हें याद भी नहीं करता। जिस पर सेज कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि फिन मुझे भूल जाए, ये चीज़ होना पॉसिबल नहीं। वहीं दूसरी तरफ एलेना सल्वेटोर हाउस में घुस जाती है चुपचाप, और वो वहाँ एक बुक लेने गई थी। वो बुक लेकर के जैसे ही वो नीचे आ रही थी उसे स्टेफन दिखता है जो ग्लास में लेकर के ब्लड पी रहा होता है। एलेना स्टेफन से कहती है कि मैं सिर्फ ये बुक लेने आई थी पढ़ने के लिए, और मैं जानना चाहती थी कि समंथा कैसे एक साइको किलर बनी और उसके साथ में क्या हुआ। जो सुनकर स्टेफन उससे कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही बुक्स पढ़ चुका हूँ। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता है स्टेफन की समंथा जैसे वो रिंग पहनती थी वो उस एक साइको किलर में कन्वर्ट हो जाती थी और एट लास्ट उसने खुद को ही मार लिया था। और वो कहता है कि शायद से एलैरिक भी यही करेगा। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है एलिना और वहाँ से चली जाती है, और वैसे ही स्टेफन को उसी हालत में छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर डेमन और सेज आपस में बात कर रहे थे, और सेज बताती है कि वो फिन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ रहती थी, लेकिन
उसके भाई क्लॉस ने उसे डैगर करके उसको कॉफिन में बंद कर दिया था और वो वेट करती रही कि कब फिन वापस आए और वो उससे मिले। और जब उसे पता चला है कि फिन वापस आ चुका है, इसीलिए वो मिस्टिक फॉल्स आई है उससे मिलने के लिए। डेमन उससे कहता है कि तुम इतने सालों तक उसके लिए वेट करती रही, जिस पर सेज कहती है कि हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने ऐसा वेट किया। सेज बताती है कि क्लॉस और उसकी बहन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, और फिन के पास रहना तो बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें काफ़ी अजीब तरीके से देखा करते थे। वहीं डेमन सेज से बताता है कि शायद से रेबेका कुछ छुपा रही है और वो किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रही है जिसे वो हर एक पर्सन से पूछ रही है। जिस पर सेज उससे कहती है कि क्यों ना तुम ये बात उसके दिमाग से ही निकाल लो। जिस पर डेमन कहता है कि वो एक ओरिजिनल है और उसके दिमाग से बात निकालना इम्पॉसिबल है। जिस पर सेज कहती है वो एक ओरिजिनल भले ही है, लेकिन वो एक लड़की भी है। ये बात सुनकर डेमन थोड़ा सा इम्प्रेस्ड दिखता है और वहाँ से निकल जाता है सीधे रेबेका के पास। रेबेका के पास जाकर वो उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन रेबेका कहती है कि तुम दोनों भाइयों ने मुझे यूज़ किया और उसके बाद में फेंक दिया। जिस पर डेमन कहता है वो हमारा ब्रदर बिजनेस था, उस चीज़ को भूल जाओ। डेमन अपना फ्लर्ट कंटिन्यू करता है, लेकिन रेबेका उसे इग्नोर करती रहती है। एट लास्ट डेमन उसे भी इग्नोर करके जाने लगता है और कहता है अकेले ही रहो। इतना बोलकर जैसे ही डेमन चला जाता है तो रेबेका को फील होता है जैसे उसने शायद से कुछ गलत किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां जेमी गार्डन में लकड़ी काट रहा था और वहीं कैरोलाइन जाती है उसकी हेल्प करने के लिए और लकड़ी उठाने के लिए। ये देखते ही जेमी उसे चिल्ला करके दूर हटा देता है और कहता है मैं अपना काम खुद कर लूंगा। जिस पर कैरोलाइन कहती है कि वो बस लकड़ियां उठाने में उसकी हेल्प करना चाहती है। वहीं कैरोलाइन उससे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एबी के पास रहना चाहिए, तुम उसके पास जितना रहोगे ह्यूमैनिटी उसके पास उतना ही रहेगी। वहीं तभी एलिना का कॉल आता है कैरोलाइन के पास और एलिना कैरोलाइन से कहती है कि मैं सुबह से बानी को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल का जवाब नहीं दे रही। कैरोलाइन एलिना को बताती है कि बानी का मूड बिल्कुल सही नहीं है और वो तुमसे बात नहीं करेगी। सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब है। एलिना कहती है हाँ मैं ये समझती हूँ, लेकिन अब बात एलारिक की आ गई है और एलारिक की जान शायद से खतरे में है और इसके लिए मुझे बानी की हेल्प चाहिए। उनकी बात में खत्म होती है और कॉल कट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेमी लकड़ियां लेकर घर पहुंचता है और वो बानी से कहता है कि अब मैं एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करूंगा और अपनी मॉम की पूरी हेल्प करूंगा। जिस पर बानी कहती है कि शायद से कैरोलाइन ने तुम्हें एक लेक्चर दिया है। जिस पर वो कहता है हाँ, एक लंबा चौड़ा लेक्चर। जेमी कहता है कि उन्होंने मुश्किल टाइम पर मेरी हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया और अब ऐसा ही मैं भी करूंगा। जेमी कहता है कि आज हमें बॉन फायर करना चाहिए और बाहर ही डिनर करना चाहिए। जेमी लकड़ियां लेकर बाहर जाने लगता है, तभी उसे एबी मिलती है। एबी से जेमी मिलकर उससे कहता है कि मॉम मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा और मैं आपसे नहीं डरता। ये बोलते ही वो उसको हक करता है, लेकिन हक करते ही एबी अपना कंट्रोल खो देती है और जेमी को बाइट कर लेती है। तभी कैरोलाइन और बानी आकर उन्हें बचाते हैं और उसे अलग करते हैं। कैरोलाइन जेमी के साथ रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ बानी एबी को लेकर बाहर चली जाती है। बानी एबी से कहती है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। जिस पर एबी कहती है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना तुम लोग इस वजह से प्रॉब्लम में आ जाओगे। जिस पर बानी कहती है कि अगर आप यहाँ से चली गई तो मैं और जेमी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपका यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एबी बानी से कहती है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी कैरोलाइन वहाँ पर आकर बात संभालते हुए कहती है कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी और मैंने जेमी को भी हील कर दिया अपना ब्लड देकर। वहीं दूसरी तरफ एलिना बैठी होती है एलारिक के साथ में मिस्टिक हिल्स में और एलारिक उसे अपने पासपोर्ट्स और सारे डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम मेरी वजह से खड़ी होगी तो तुम मुझे इन सब से हेल्प कर सकते। एलिना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी एलिना के पास कैरोलाइन का कॉल आता है और कैरोलाइन बताती है कि उसने एलारिक की सारी बातों के बारे में बानी को बता दिया है और वो उनके पास आ रही है। कैरोलाइन बताती है कि तुम एलारिक को वो रिंग मत पहनने देना जब तक बानी वहां ना पहुंच जाए। बानी वहां से निकल जाती है और कैरोलाइन को छोड़ देती है एबी और जेमी की देखभाल के। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर सेल्वाटोर हाउस में एक पियानिस्ट को हिप्नोटाइज करके सेज उस पर फीड कर रही थी और वहीं डेमन से बात कर रही होती है। डेमन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में रेबेका यहाँ पर आएगी। जिस पर सेज कहती है कि हाँ, मैं उसे 900 सालों से जानती हूँ और मुझे पता है वो एक अटेंशन सीकर है और वो ज़रूर आएगी यहाँ पर। जो सुनकर डेमन कहता है चलो देखते हैं। और तभी डोरबेल रिंग होती है और डोर पर होती है रेबेका। ये देखकर सेज उससे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना। डेमन डोर ओपन करता है और रेबेका अंदर आती है और कहती है मैं ये वाइन की बोतल लाई जो क्लॉस ने क्वीन से चुराई थी। वो कहती है कि पार्टी यहाँ पर नहीं है। जिस पर डेमन कहता है पार्टी बस अब शुरू ही हुई। डेमन सेज के साथ में काफी इंटीमेटेड तरीके से डांस करने लगता है और ये देखकर रेबेका काफी जेलस फील करती है। वो जाकर उस पियानिस्ट के ऊपर फीड करने लगती है और तभी डेमन जाकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ डुएट फीड करूंगा और वो दोनों मिलकर उस पियानिस्ट का ब्लड पीने लगते हैं। डेमन और रेबेका डांस करने लगते हैं और थोड़ी देर में वो बेड पर चले जाते हैं। रेबेका सो जाती है और डेमन सोने का नाटक करता है पर वो जगा हुआ होता है। थोड़ी देर में सेज वहाँ चुपचाप आती है और आकर रेबेका के सिर पर हाथ रखकर
उसके थॉट्स को रीड करने लगती है। वो स्माइल करती है और वहाँ से सीधे शावर में चली जाती है। डेमन उसके पीछे जाता है और तब रेबेका से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, जिस पर रेबेका कहती है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ फील करवाना चाहती हूँ। वो उसको किस करती है और डेमन को सारे थॉट्स दिखने लगते हैं रेबेका। डेमन को पता चल जाता है कि वो एक और व्हाइट ओक ट्री को ढूंढ रही है और डेमन समझ जाता है कि एक और ओक ट्री एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। वो जाता है सीधे बुक्स को ढूंढने और अपने एंसेस्टर्स की सारी जर्नल्स को निकाल कर पढ़ने लगता है, जिस पर सेज उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें पता चल जाएगा इन बुक्स को पढ़कर, जिस पर डेमन कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स ही सारा लकड़ी का कारोबार संभालते थे, तो हाँ, उन्होंने ज़रूर इसमें लिखा होगा। और एट दी एंड डेमन जान जाता है कि उस ओक ट्री की लोकेशन क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना अलारी के घर जा रही थी, तभी उसे स्टेफन मिलता है और स्टेफन उसे रोकता है, जिस पर एलिना उससे कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और सीधे अलारी के घर में चली जाती। स्टेफन उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर कहता है कि मैं भले ही ब्लड फीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक रिपर नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूँ और मैं पहले जैसा बनने की ट्राई करूंगा। जिस पर एलिना कहती है तुम मुझे हार्म नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन पहले जैसे बनोगे या नहीं इस बात को लेकर मुझे होप नहीं चाहिए। वहीं अंदर हम देखते हैं जहाँ अलारी बार बार सो जा रहा था और ये देखकर फिल उससे कहती है तुम्हें नींद आ रही है, जिस पर अलारी कहता है नहीं, अब मैं उठ चुका हूँ। अलारी फिर से डिफरेंट पर्सनालिटी में स्विच हो चुका था और वो उठकर जाता है और फिल के सारे इंजेक्शन और मेडिसिन निकाल कर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ सेज डेमन से जाकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जहाँ हम देखते हैं डेमन उन जनरल्स को जला रहा होता है और सेज से कहता है हाँ मुझे पता चल चुका है कि उस ओक ट्री की लोकेशन क्या है। वो बताता है कि रेबेका भी यहाँ से काफी पहले जा चुकी है और अब मैं सब कुछ जानता हूँ उस ओक ट्री के बारे में। डेमन सेज को बताता है कि वो वाइक ओक ट्री का यूज किया गया था उस ब्रिज को बनाने के लिए, जो अभी अभी मिस लॉकवुड के साथ में हमने वहां पर देखा था। डेमन उस ब्रिज के लिए निकल जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि रेबेका पहले ही वहां पहुंच चुकी है और उसने उस पूरी वुड को आग लगा दी है। ये देखकर डेमन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और रेबेका उससे कहती है कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते, और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां सेज आती है और सेज से काफी ज्यादा गुस्से में डेमन कहता है कि तुमने मेरे साथ में बिट्रेल किया है और तुमने पहले ही रेबेका को बता दिया। जिस पर वो कहती है कि तुमने भी मुझसे झूठ बोला था कि फिल और सारे के सारे वैम्पायर्स ओरिजिनल एक साथ में कनेक्टेड हैं, और जैसे कि मैं रेबेका का माइंड पढ़ सकती हूँ जबकि वो एक ओरिजिनल है, तो मैं तुम्हारा माइंड तो पढ़ ही सकता। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर डेमन उसको पकड़ के एक वॉल के साथ में लगा देता है और तभी सेज उससे कहती है कि मैं तुमसे 900 साल ज़्यादा बड़ी हूँ और ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो उसको धक्का देती है और कहती है कि अगर तुमने फिन के आसपास भी आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डेमन उससे काफ़ी बातें बताता है, जैसे कि फिन ने अपनी मॉम के साथ में सेक्रीफाइस प्लान किया था जिससे वो सारे ओरिजिनल्स को मार सके, लेकिन सेज को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन तभी डेमन गुस्से में आकर उससे कहता है नेक्स्ट टाइम जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं सबसे पहले फिन को मारूंगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। वो गुस्से में वहां चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर एलिना के घर पर एलारिक होता है और वहीं फिल कॉफ़ी बना रही थी। एलारिक उसके पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि तुम फाउंडर्स की मेंबर हो और तुम्हारा काम था वैम्पायर्स को ख़त्म करना, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, उनके ब्लड को यूज़ कर रहे हो और उनका साथ दे रहे हो। इतना बोलकर एलारिक एक नाइफ निकाल लेता है और फिल की तरफ दौड़ पड़ता है। फिल खुद को बचाते हुए एलिना के रूम में बंद कर लेती है, लेकिन एलारिक की नाइफ से उसको एक कट लग चुका था। वहीं एलारिक के भी हाथ में फिल एक सीजर से अटैक करती है और खुद को बचा लेती है और जाकर के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। फिल का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। वहीं तब तक एलिना अपने घर पहुंच चुकी थी। एलिना का आते ही एलारिक ऊपर से स्टेयर से नीचे आ रहा था और अपने हाथ में बैंडेज बांध रहा था। ये देखकर एलिना उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, जिस पर एलारिक कहता है कि वो छोटी सी चोट है। और वहीं एलारिक उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ स्टेफन नहीं आया, जिस पर एलिना बताती है नहीं, वो अपने घर चला गया, मैं अकेली वापस आई। एलारिक पीछे पड़ी हुई एक नाइफ को देखता है और उठाकर एलिना के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तब तक वहाँ स्टेफन आकर एलारिक की गर्दन पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और वो सेंसलेस हो जाता है। एलिना काफी घबरा जाती है और तभी स्टेफन कहता है कि मुझे कुछ स्मेल आ रही है, और वो लोग ऊपर जाकर जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं ब्लड लॉस की वजह से फिल वहां सेंसलेस पड़ी थी और लगभग मरने ही वाली थी। इतना सारा ब्लड देखकर स्टेफन अपना कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन काफी मुश्किल से कंट्रोल वापस पाकर वो अपने हाथ को काट कर फिल को अपना ब्लड पिलाता है ताकि वो हील हो सके। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद डेमन एलारिक के साथ होता है और एलारिक को वापस से होश आया होता है। एलारिक कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जिस पर डेमन कहता है कि तुम एक हाउस अरेस्ट पे हो और तुमने जो कुछ भी किया तुम उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, हम एक न्यू स्टार्ट करें। तभी एलारिक पूछता है कि फिल कहाँ है, जिस पर डेमन कहता है कि वो अभी तुम्हें से कुछ समय बाद ही मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिना से बानी मिलने आई होती है और वो कहती है कि जितने बार ही एलारिक उस रिंग को पहनकर मरता है वो एक डार्कनेस में जाता है और अब उन डार्क चीज़ों ने उसको पोजेस कर लिया है और वही उससे ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। वो एलिना को एक हर्ब देती है और कहती है तुम्हें एलारिक को रोज़ देना होगा
और मैं तुम्हें और भी हर्ब्स ला करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एबी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी जेमी और बानी को लेकर। वहीं जेमी जा करके कैरोलाइन को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी मॉम का इतने अच्छे से ध्यान रखा। और कैरोलाइन भी कहती है कि मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी इन सब फेसेस से अपने आप को निकाला है। वहीं एबी आती है और कैरोलाइन से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ क्योंकि शायद से मैं अपने बच्चों को हार्म पहुँचा सकती। इस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक बेटर वैम्पायर बनने में हेल्प करूँगी और अपने अंदर का पेरेंट तुम्हें खुद ब खुद ठीक करना होगा और उसमें भी मैं तुम्हारी काफ़ी हद तक हेल्प करूँगी। एबी कैरोलाइन से कहती है कि तुम बानी से मेरी तरफ से माफ़ी मांगना और उससे कहना कि वो उसे बहुत प्यार करती है। कैरोलाइन के काफ़ी ज़्यादा रोकने के बावजूद भी एबी वहाँ से अपना बैग लेती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर जेरेमी को याद कर रही थी। एलिना अपने रूम में जाकर जेरेमी को कॉल करती है और उससे बात करती है। जेरेमी उससे कहता है काफ़ी टाइम बाद याद आई, जिस पर एलिना कहती है कि मैं बस तुमसे नॉर्मली बात करना चाहती थी। जेरेमी उससे कहता है कि वहाँ पर सब कैसा चल रहा है, जिस पर एलिना कहती है सब ठीक है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास एलारी का कोई मैसेज कॉल या फिर कोई लेटर आया, जिस पर जेरेमी कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। एलिना कहती है कि अगर कुछ भी आया तो तुम्हें कुछ भी पिकअप करने की या फिर किसी का रिप्लाई करने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। वहीं जेरेमी कहता है कि शायद से मुझे एक पेट ले लेना चाहिए, जिस पर एलिना कहती है बिल्कुल तुम ले सकते हो। और तभी जेरेमी कहता है कि मेरे फ्रेंड्स नीचे वेट कर रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे खेलने जाना है। और जेरेमी कॉल कट करके चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। वहीं एलिना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रो रही थी अपने रूम में बैठकर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन अपने घर पर बैठा होता है और तभी डेमन वहाँ पहुँचता है एक बड़ा सा बोर्ड लेकर। स्टेफन कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं मेरे और एलिना के बीच में। ये सुनकर डेमन भी कहता है हाँ तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं स्टेफन कहता है कि मुझे पता चला कि एलारिक एक साइको किलर बन चुका है और सेज ने भी तुम्हें धोखा दे दिया रेबेका को लेकर। डेमन कहता है कि उसने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ, मेरे पास अब नया हथियार है। वो उसे वो बोर्ड दिखाता है जो कि प्योर वाइट ओक ट्री से बना हुआ था। ये सुनकर स्टेफन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि ये सच में प्योर वाइट ओक ट्री है। डेमन काफ़ी खुश होता है और कहता है गेम बैक ऑन ब्रदर। डेमन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है गेम बैक ऑन ब्रदर, लेट्स किल सम ओरिजिनल्स। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 17 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।